हाँ भाई बताओ, लास्ट क्लास में कहाँ पर थे हम लोग? सर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कराया था। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कर रहे थे, राइट? तो बॉडी सेंटर्ड यस सर। क्यूबिक को अपन लोग क्या कहते हैं? बीसीसी। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को क्या कहते हैं अपन लोग? बीसीसी। बीसीसी। ठीक है, राइट, बीसीसी। अब बीसीसी किस तरीके से बनाया था ये देखो। बीसीसी के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग? बीसीसी एक नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर आता है। और बीसीसी के अंदर एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ये बताओ। एक तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और साथ में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? बॉडी के सेंटर पे। एग्जैक्टली बिल्कुल बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बॉडी के सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं उसके साथ में ये रहा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको z निकालना पड़ेगा, z, तो z किस तरीके से निकालोगे बताओ? कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? ये कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन बोलो, 8 इंटू 8 × 1/8। 1/8। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन इज 8 इंटू 1/8। प्लस करोगे सेंटर वाला एटम मानवी किसी के साथ शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा नहीं सर। हो रहा, तो इसका पूरा कंट्रीब्यूशन लेंगे, दैट इज 1 एंड दिस बिकम्स टोटल ऑफ 2। तो z कितना हो गया हमारे पास? 2 हो गया। क्या आपको याद रह जाएगा ये z2 था इसका? राइट, इसका z2 था, हम सबको याद है। अच्छा, a और r में रिलेशन याद है इसका आपको? लास्ट क्लास में निकलवाया था, 4r इज इक्वल टू √3a। ये रिलेशन याद है किस तरीके से आया था आपको? मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर ए और आर का रिलेशन निकालना है, तो आपको ये मालूम है कि दो एटम्स कॉर्नर पे पड़े हुए हैं और एक एटम बिल्कुल सेंटर पे पड़ा हुआ है, राइट? तो ये आधा बाहर था, तो इसका रेडियस जो है वो यहाँ तक, और इसके 2 रेडियस काउंट होने वाले हैं, और इसका अगेन एक रेडियस काउंट होने वाला है। तो आर इसका, आर इसका, आर इसका और आर इसका। और ये बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3a। तो √3a किसके बराबर हो गया? 4r के बराबर हो गया। यस और नो बोलो सब लोग, बढ़िया से देखना। पुराना टॉपिक फ्लो बनाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है ना? तो साथ साथ आपने आंसर देने हैं। एक बात, दो बात, तीसरी बात। तीसरी बात करी थी पैकिंग एफिशिएंसी की। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो यार? Z इंटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम। राइट, एग्जैक्टली, वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इनटू में क्या करते हो आप लोग? 100। यही करते हैं हम सब, बिल्कुल यही करते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम z का पता करेंगे। z का पता कर चुके हैं। एक एटम का हमको मालूम है वॉल्यूम क्या होता है, यूनिट सेल का वॉल्यूम a³ होता है, और a और r में भी हमको रिलेशन मालूम है। तो हम क्या करेंगे? a और r का रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। r³ से r³ कैंसिल हो जाता है, इंटू 100 कर देना। पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 68%। क्या आप ये बात याद रख लोगे? a³ का रिलेशन पुट कर देना, r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, और आपको डायरेक्ट एक आंसर याद रखना है, दैट इज 68%, राइट? इसकी सिर्फ एक ही बात रह गई थी हमारे पास, कोऑर्डिनेशन नंबर की। 3 बात हम लोग कर चुके थे पिछली क्लास में, और चौथी बात हमको करनी थी। और फोर्थ जो बात हम करेंगे, किसके बारे में करेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ टचिंग एटम्स। नंबर ऑफ टचिंग एटम्स होता है कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा। और मैं आपको बताऊं, हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने वाले हैं बीसीसी के अंदर। तो मैं पिछला पेज करूंगा और आपको बोलूंगा कि आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, इससे सिंपल बात नहीं हो सकती। ये जो सेंटर में एटम पड़ा हुआ है, इस बार मैं अभी कॉर्नर वाला नहीं ले रहा। मैंने जब जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला है तब तब मैंने ये कॉर्नर वाला लिया है, ठीक है? मैं कॉर्नर वाला लेके थोड़ी देर में बताऊंगा, बट आपको ये बात डायरेक्ट दिख जाएगी। ये सेंटर वाले एटम को कितने कॉर्नर वाले एटम्स टच कर रहे हैं ये बताना। तो ये सेंटर वाले एटम को कितने कॉर्नर वाले एटम्स टच करेंगे? सर 8। 8 टच करेंगे, पक्का? पक्का। हाँ जी सर। अब आप मुझे बताओ कि इसका इस कॉर्नर से लेकर, इस कॉर्नर से लेकर, ये कॉर्नर से लेकर और ये बीच वाला डिस्टेंस कितना होगा?
बता सकते हो आप लोग? ये मैं बनाऊं क्या? 3a/2। ये डिस्टेंस अगर आपको डॉटेड लाइंस की फॉर्म में दिख रहा है तो ये बॉडी डायगोनल का आधा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। बिल्कुल। तो ये √3a/2 हो गया, राइट। तो मैं कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या करता हूं, मैं सबसे पहले एक साइड पे डिस्टेंस लिखता हूं और एक साइड पे क्या करता हूं, एक साइड पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिखता हूं, एक साइड पे डिस्टेंस लिखता हूं। मान लो इस साइड पे मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, तो डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास? √3a/2 हो गया। और √3a/2 पे कितने एटम्स मुझे टच करेंगे? 8 टच करेंगे। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो। नहीं सर। No, sir. नहीं है। बस मैं आपको एक और बात क्लियर कर देता हूं कि हम कोऑर्डिनेशन नंबर पहले इस वाले एटम से इसलिए देखा था क्योंकि इस वाले एटम से देखना आसान था, और बीसीसी में बीच वाले से क्यों देखा है? क्योंकि उससे देखना आसान है। आप किसी भी एटम को उठा लो, कोऑर्डिनेशन नंबर वहां से बिल्कुल सेम आता है, ठीक है। इस बात को मैं प्रूव कर दूंगा बीसीसी में। मान लो ये कॉर्नर वाला एटम, ये वाला, अब ये रहा। क्या आपको ये चीज दिख रही है? ठीक है। मैं आपको कहता हूँ ये क्यूब नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फिर ऊपर वाला आप लोग कह सकते हो ये 5, 6, 7 और 8, ठीक है। ये क्यूब के नंबर डाल दिए मैंने आपको, आपके लिए। अब ये कॉर्नर पे एटम पड़ा है। क्या हर एक क्यूब के सेंटर में एटम पड़ा नहीं होगा? पहले तो ये बताओ, क्या हर एक क्यूब के सेंटर में एटम नहीं पड़ा होगा? यस सर होगा। क्योंकि हम लोग बीसीसी की बात कर रहे हैं, तो हर एक क्यूब के सेंटर में एटम पड़ा होगा। ये मैंने बनाए हैं। आगे वाले क्यूब के सेंटर में ग्रीन एटम बनाए हैं और पीछे वाले क्यूब के सेंटर में ब्लैक एटम बनाए हैं। क्या आपको दिख गए हैं? यस सर। ये सारे के सारे आठों के आठों इसको टच करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? पहले ये बताओ। करेंगे सर। करेंगे। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अकॉर्डिंग टू दैट कितना हो गया? 8 हो गया, जो आपने यहाँ से निकाल लिया था। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर, पहला कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर NN, नियरेस्ट नेबर √3a/2 पे है और 8 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या आप बता सकते हो सेकंड वाला डिस्टेंस कौन सा होगा? सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? दो डिस्टेंस बचे हैं आपके पास, एक तो a दूरी पर बचा हुआ है, ये a डिस्टेंस पर है, और ये √2a डिस्टेंस पर है, राइट। तो a बड़ा या √2a बड़ा? √2a बड़ा। √2a बड़ा। तो पहला डिस्टेंस कौन सा होगा नियरेस्ट? a। और a वाले का आपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकाला था पहले, 6 निकाला था सिंपल यूनिट सेल में। किसी को याद आ रहा हो तो 6 निकाल चुके हैं हम। कॉर्नर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकाल चुके हैं। और इसके बाद अगर मैं आपको याद दिला दूं, इसके बाद में अगर आपको याद दिला दूं, तो √2a डिस्टेंस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 निकाल चुके हैं हम लोग। बड़ी ज्यादा पॉलिसी लगी थी इस 12 को निकालने में। क्या आपको याद आ रहा है? यस सर। यस। राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर की कहानी है। ये बीसीसी की 4 बातें हैं। ये बीसीसी की 4 बातें हैं। सबसे पहले Z निकाला, फिर A और R का रिलेशन निकाला, फिर पैकिंग एफिशिएंसी निकाली। अगर आपको परसेंटेज एम्प्टी स्पेस निकालना पड़े तो आप क्या करोगे? 100 माइनस 68 कर दोगे। ये कितना बन जाएगा बोलो यार? 32। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? मेरे ख्याल सबको समझ में आनी चाहिए इस बात। स्नेहा को समझ में आ रही है? स्नेहा भट्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। तो बीसीसी के बारे में 4 बातें याद हो जाएंगी आप लोगों को। अब आ जाओ एक और, ठीक है। एक और कहानी करेंगे जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं इधर ही ड्रॉ कर दे रहा हूं उसको भी, ठीक है। अगला आता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। इसके बारे में हमको बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है। हम इसके बारे में सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर और थर्ड नहीं निकालेंगे, मतलब हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर या नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये काम हम नहीं करेंगे। इसके लिए जितनी बातें
मैं आपको बताऊंगा, बस उतनी बातें आपको याद रखनी है और बाकी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछते आप लोगों से डेरिवेशन वगैरह, ठीक है। तो HCP की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले तो HCP इस तरीके से बनता है, ये देख लो पहले, मतलब कुछ इस तरीके से होगा HCP। इसको बनाना थोड़ा सा अजीब है, ये कह सकते हो। आपको डायग्राम की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है अगर आपको थ्योरी पार्ट आता है तो, ठीक है। डायग्राम की आपको कोई जरूरत नहीं होती, डायग्राम की तो बस समझाने के लिए जरूरत होती है। क्या आपको ये हेक्सागन बना नजर आ रहा है? यस और नो? यस। अब आप एक Yes, बात sir. याद रखना, Yes, sir. होता क्या है कि एक एटम इसके बिल्कुल बीच में होता है, एक एटम इसके बिल्कुल बीच में होता है और बाकी के एटम्स इसको टच कर रहे होते हैं और पड़े होते हैं कॉर्नर्स पे, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा टच किस तरीके से कर रहे हैं। डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखे इसलिए मैंने ये छोटे छोटे से बनाए हैं, पर इसको आप बहुत ध्यान से देखते रहना, ठीक है। टॉपिक को बहुत ध्यान से देखते रहना क्योंकि ये थोड़ा सा समझने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। होता क्या है, HCP के अंदर हेक्सागन बनता नजर आपको आ गया होगा और आपको दिख रहा है कि ऊपर वाले बेस पे और नीचे वाले बेस पे एटम्स की प्लेसमेंट इस तरीके से है कि ये ग्रीन वाला बीच में पड़ा है और रेड वाले कॉर्नर्स पे पड़े हैं। फिर आप थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि एक 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्योंकि हम 3D स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो 3D में ये नीचे इस तरीके से देखोगे और बीच में बिल्कुल 3 एटम्स पड़े हैं। ये जो 3 एटम्स पड़े हैं ये बिल्कुल बीच में है, ये किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, ये बिल्कुल हेक्सागन में बीच में पैक हो रहे हैं और फिर से वैसा ही बेस आ जाता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है हेक्सागन क्लोज पैकिंग किस तरीके से बनी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके एक फोटो दिखाऊंगा कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हमारे पास हेक्सागन का बेस है तो ये एटम्स कुछ इस तरीके से आपस में टच कर रहे होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. और एक पड़ा होगा बिल्कुल बीच में जो सबको टच कर Yes, रहा sir. होगा। यस, एक पड़ा होगा बिल्कुल बीच में जो सबको टच कर रहा होगा। यस। अब आपको इसके अंदर सबसे पहले Z निकालना होता है। Z क्या होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। सो आवर यूनिट सेल इज HCP हियर और HCP में मुझे Z निकालना है। अब सुनना, सबसे पहले आपको सेंटर में पड़े 3 एटम्स दिख गए जिसकी कोई शेयरिंग नहीं है। यस और नो? Yes, sir. ये ग्रीन वाले Yes, जो sir. सेंटर में पड़े हैं भाई, ये ग्रीन वाले जो सेंटर में पड़े हैं ये आपको दिख गए होंगे, जो बीच में पड़े हैं, कोई शेयरिंग नहीं है। इसके बाद ग्रीन वाले ऊपर, जिनको अब मैं येलो कर रहा हूं, ये दो, ठीक है, ये दो, ये आधा ऊपर है और आधा नीचे है। क्या आपको समझ में आ रही है? आधा ऊपर वाले हेक्सागन में होगा और आधा नीचे वाले हेक्सागन में होगा। ऐसे ही जो नीचे वाले बेस पे आपके पास सेंटर में एटम पड़ा हुआ है वो आधा तो हमारे यूनिट सेल में आ रहा है पर आधा दूसरे यूनिट सेल में आ रहा है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो मेरे को बताओ एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया एक यूनिट सेल में? एक एटम 1 का by 2. कंट्रीब्यूशन 1 by 1/2 2. हो गया और ऐसे कितने एटम? दो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो 1 हो गया। राइट। अब तक आसान बातें थी, ये बात अब थोड़ी सी ट्रिकी आएगी। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको कहता हूं अगर ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है, ठीक है, तो टोटल होता कितना है? 360 होता है। 360. तो अगर हम 360 डिवाइड बाय 120 करें तो ये कितना हिस्सा आएगा? 3 आएगा। 3. मतलब इस एक एटम का तीसरा हिस्सा अंदर आ रहा है। यस और नो? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर मैं ये कैलकुलेट करूं भाई, Yes. ये वाला पोर्शन, तो ये 1/3 है। ये 1/3 है कि नहीं है?
ये 1/3 है। भावना Yes, sir. समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, अब और ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ये हेक्सागन और निकल रहा है ना, ये हेक्सागन और निकल रहा है, ये आसे पासे इसके हेक्सागन ही है। तो आप अभी इस एटम को देख रहे हो, ये वाले को, ये जो मैंने येलो कर दिया, इसको ब्लैक कर देते हैं अभी, इसको देख रहे हो। आपने कहा सर मुझे, सर ऐसा है कि इसका 1/3 हिस्सा अपने यूनिट सेल के अंदर है और बाकी सब बाहर है। तो मैंने कहा 1/3 अपने अंदर है और बाकी सब बाहर है, इस पे आप सब एग्री कर गए। अब मैं आपको ये बोलूं कि जितना पोर्शन अंदर है उसका भी आधा पोर्शन ऊपर वाले यूनिट सेल में और आधा पोर्शन नीचे वाले यूनिट सेल में है। क्या आप ये बात समझे? मैंने कहा जितना ये अंदर है, जितना ये अंदर है, अभी भी इसका आधा ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि ऊपर भी हेक्सागन एक बना हुआ है, ऊपर भी एक हेक्सागन बनेगा। यस और नो? यस। तो पहले तो 1/3 अंदर था, अब उस 1/3 का भी आधा ऊपर है। तो क्या मैं आपको कहूं इस 1/3 का भी आधा ऊपर है, तो आप राजी हो जाओगे? और ऐसे कितने एटम्स हैं? 6 तो ऊपर हैं और 6 ऐसे नीचे बने हुए हैं। तो ऐसे टोटल एटम्स कितने हैं? 12। क्या आपको ये वाला कंट्रीब्यूशन समझ में आया? Z का ये वाला कंट्रीब्यूशन समझ में आ गया सब लोग को? आ गया? Yes, ये ऐसे 6 और 6 12 आपको रेड कलर के सर्कल दिख रहे होंगे सेम पोजीशन पे। तो इसका टोटल जो बनेगा, टोटल आंसर दैट इज, सर एक बार फिर से बता दो ये वाला। एक बार दोबारा से बता देते हैं। कौन पूछ रहा है? सुमित। सुमित ये वाला देख एक बारी, ये वाला एटम की डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? क्या सुमित को ये बात समझ में आ गई थी कि इसका 1/3 पोर्शन हमारे यूनिट सेल में है? सुमित रिप्लाई करता रहे फिर अभी Yes, sir. साथ साथ। 1/3 वाला कंट्रीब्यूशन समझ गया था, ये वाला पार्ट? यस सर। अब देख, जो 1/3 अंदर है वो आधा ऊपर भी तो है और आधा नीचे है। 1/3 जो अंदर है, उस 1/3 में से भी, मेरे को देख इधर, उस 1/3 में से भी आधा ऊपर है और आधा नीचे है। आधा ऊपर गया, आधा नीचे गया। क्या बात समझ में आ रही है? तो 1/3 का भी मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 1/2 से। और ऐसे टोटल कितने हैं गिन ले, 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे भी हैं 6। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आंसर कितना हो गया आप लोगों का? आपका आंसर हो गया 6। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है, ठीक है। अब Z निकाल लिया। Z निकालने के बाद हम सेकंड पार्ट निकालते हैं, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है? चलो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं हम लोग इसमें। कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन आप लोगों को मालूम है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैं एटम पकड़ रहा हूँ ये वाला सेंटर वाला, ठीक है? मैंने बिल्कुल सेंटर वाला एटम को पकड़ लिया, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है आपको। तो क्या आपको 6 एटम से टच होता ये नजर आ गया? साइड वाले, यस सर। ये साइड वाले 6 Yes, sir. एटम्स को टच कर रहा है, जो मैंने आपको दूसरी सिंपल इमेज बना के दिखाई थी। 6 तो वो हो गए। नीचे 3 दिख रहे हैं ग्रीन कलर वाले, उनसे भी तो टच कर रहा होगा ये सेंटर वाला। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये नीचे के 3 से भी टच कर रहा होगा। ऐसे ही ऊपर भी होंगे। ऊपर भी 3 होंगे, बिल्कुल ऊपर भी 3 पड़े होंगे, ऊपर वाले यूनिट सेल में भी 3 पड़े होंगे। तो 3 ऊपर 3 नीचे, 6 और 6 साइड में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 12 के आप याद रख लोगे? यस और नो? यस। दो चीजें आ गई, Z निकालना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आ गया आप लोगों को, ठीक है? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स इसकी डेरिवेशन है पूरी की पूरी, पैकिंग एफिशिएंसी की, ठीक है? तो मैं पैकिंग एफिशिएंसी नए पेज पे कर रहा हूं। पैकिंग एफिशिएंसी परसेंटेज में फॉर्मूला वही है, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, इंटू में 100।
तो Z कितना निकाल लिया आप लोगों ने 6। वॉल्यूम ऑफ वन एटम हमेशा सेम रहेगा क्योंकि स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब इनटू में 100। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इसमें किस तरीके से निकालना है वो तुम देखो, समझो थोड़ा सा, और उसके बाद मैं तुम्हें रटवा दूंगा, सिंपल। ठीक है, देखो बेस को देखना, बेस को, इसको देखो, मैं यहां बना देता हूं आप लोगों के लिए। ये इस तरीके से, इस तरीके से। क्या आपको ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते नजर आ गए हैं, ये वाले? हाँ जी सर। ऐसे Yes, sir. 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे ऑन बेस। ठीक है, तो वैसे वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम होता क्या है? बेस का एरिया इनटू हाइट, ये पूरी की पूरी हाइट, हाँ जी इनटू में बेस का एरिया, ये पूरा का पूरा। सर एक बार ये पूरा फिर से बता दो ये प्लीज। पूरा फिर से बता देते हैं। देखो हम ना पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पे फंस गए हम लोग, क्योंकि क्यूब में तो बहुत सिंपल था, ए क्यूब था। अब इसमें सिंपल नहीं है। वाई इसमें सिंपल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं पैरामीटर्स की बात करूं, पैरामीटर्स की बात करूं तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। हेक्सागोनल में आपने पैरामीटर्स पढ़े थे, आपने अगर नोट्स बनाया तो पन्ने पलट के देखो, आपकी किताब में लिखा होगा a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी इन केस ऑफ हेक्सागोनल, राइट। अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखो हेक्सागन की अगर साइड सेम है, ये लो, ये साइड और ये साइड, एक साइड को a मान लेता हूं और मैं कहता हूं हेक्सागोनल की 6 की 6 साइड सेम है, 6 के 6 a सेम है, तो आपने कहा सर a इज इक्वल टू बी तो है। क्या आप हेक्सागोनल की ये जो हाइट है, ये जो हाइट बनाई है आपने, ये वाली हाइट जिसको आपने h डाला है, क्या ये a के बराबर कभी हो सकती है जिंदगी में? पहले ये बताओ। नो सर। कभी नो भी नहीं हो सर। सकती। सो a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, आपको समझ में आ गया? यस यस। अब आप एंगल निकालते हो, अल्फा बीटा गामा, ये लो एंगल देख लो, आपको देखने हैं तो ये लो। आपने एक एंगल तो बता दिया मुझे 120 होता है, और दूसरा स्ट्रेट खड़ा हुआ है, तो ये भी 90 है और इससे ये भी 90 है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? दो एंगल 90 के निकल रहे हैं और एक एंगल 120 का निकल रहा है। सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। पैरामीटर्स करवाए थे ना आपको मैंने इसके? करवाए थे, करवाए थे। यस सर। तो अब वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ बेस। हेक्सागन का जो बेस है, हेक्सागन का एरिया, बेस ये है ना पूरा प्रॉपर, ये बेस है ना पूरा, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वहां पे भी तो यही करते थे, ए क्यूब में, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती थी, राइट। तो यहाँ पे अभी एरिया ऑफ बेस लिखा इंटू हाइट लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? वंशिका आपने पूछा था ना, ये समझ में आया अभी थोड़ा सा? हाँ जी सर। अब देखो, अब देखो एरिया निकालना है मुझे इसका, तो ये अगर ए है और सारी साइड सेम है, तो सेंटर से क्या करोगे? सेंटर से क्या करोगे? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। तो यहाँ पे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे आपके? 6। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। 6। हाँ, तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ, एरिया ऑफ वन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर होता है, अगर आपने कभी बचपन में पढ़ा हो तो। ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल है? यस सर। 6। एरिया ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर आप लोग निकालोगे तो 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्लेस करोगे 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 6 इंटू √3/4 a स्क्वायर इंटू h इंटू 100। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस यस सर, आ गया। यस सर। अब सुनो, अब सुनो, एक और कहानी सुनो। अब एक और कहानी आपको ये कहती है कि यहाँ पे ए और आर का रिलेशन निकाल दो, ए और आर का रिलेशन निकाल दो। तो मैंने आपको कहा यार ए और आर का रिलेशन निकाल लो आप, क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपको ये पता नहीं है क्या कि ये एटम और ये एटम एक दूसरे को टच करता है, तो इसका आर और इसका आर बराबर इसका ए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है?
तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज Yes, इक्वल sir. टू कितना हो गया, 2R इसकी फोर्थ बात मेरे को यहाँ पे लिखनी पड़ जाए तो a इज इक्वल टू 2r का रिलेशन निकलता है यहाँ पे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ पे प्लेस कर देना a इज इक्वल टू 2r का, तो आपका क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2r प्लेस करोगे तो अभी भी 6 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में हटा दो, अभी इंटू में 100 आएगा, 6 इंटू √3/4, a स्क्वायर को 2r का होल स्क्वायर लिख दो 4r² इंटू h। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कैंसिल, इससे इससे ये कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। पर अभी भी आपको यहाँ पे 4/3 पाई r को उधर लिख देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 4 से 4 भी कैंसिल ही कर दो, ठीक है, √3। और अगर मैं आपसे बात करूं क्या बच गया बोलो, इसको यहाँ से साफ कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय r/h और इनटू में 100। अभी भी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, r/h। तो 1.5 पेज की डेरिवेशन करके 1.5 पेज की हम लोग r/h का वैल्यू निकालते हैं, 1.64 के करीब आता है, एक्चुअल में वो a/h का होता है। ठीक है, मेरे को यहाँ पे a से a कैंसिल करना था, अगर मैं पूरी डेरिवेशन करता तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बचने ही बचने थे, चाहे वो a/h बचे चाहे वो r/h बचे। इसकी वैल्यू 1.6 के करीब समथिंग होती है, ठीक है, ये निकलती है 1.5 पेज की डेरिवेशन करने के बाद। मेरे पास टाइम मिला तो मैं जरूर बना दूंगा इस पे पूरी एक वीडियो, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, 20 मिनट लग जाएंगे समझाने में उसको, और बहुत मुश्किल से वो समझ में आती है चीज। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं है, मैं आपको कहता हूँ किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए आपको जरूरी नहीं है ये बात को याद रखना, ये बात को याद रखना जरूरी है कि इसका पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी प्रोसेस मैंने करवाया था, ये मैंने आपको आधी बात समझाई है अभी, बिल्कुल, ठीक है, पूरी बात नहीं समझाई। पूरी बात यूं नहीं समझाई कि इसका रिलेशन आएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ सकती, ये बिल्कुल नहीं आ सकती डायरेक्ट वैल्यू, इसकी डेरिवेशन करके आती है। तो आप सीधा अगर ये बात याद रख लो और ये ना भी याद रखो, ये ना भी याद रखो कि कैसे किया था, ये याद रख लो कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है, तब भी हमारे लिए बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? Yes, sir. शुभम समझ में आ रही है? कहानी सुन रहा है भाई? सॉलिड स्टेट चल रहा है, ये जल्दी से समझ में नहीं आएगा। यस सर सुन रहा हूँ। सुन रहा है भाई, बहुत बढ़िया है। लीव किस किस ने किया है अभी, किसका किसका लेफ्ट हो गया? एक आध दो बच्चों का लीव हुआ है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में लीव मत कर जाना, पहले बता रहा हूँ, बाद में समझ में आएगा नहीं है कहीं भी। तो आज की क्लास में मैंने तुमको अभी तक क्या समझाया, मैं एक रिकैप दे रहा हूँ छोटा सा। हमने बीसीसी की बात करी, जेड की बात करी, 2 होता है, उसके बाद ए और आर का रिलेशन किया, उसके बाद पैकिंग एफिशिएंसी करी, जो आपको डायरेक्ट रटनी है, दैट इज 68%, ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करी, जिसमें से बोर्ड के लिए सिर्फ और सिर्फ पहली वाली ही याद रखनी है, बाकी दो का बोर्ड के बाद ही लेना देना है, बोर्ड में कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हमने एचसीपी की बात करी, एचसीपी के अंदर जेड का वैल्यू 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, पैरामीटर्स आपको याद होने चाहिए। मैं आज आपको 12-13 क्वेश्चन दूंगा, एक एक नंबर के होंगे वो, छोटे छोटे से, ठीक है, उसमें से आपको ऐसे कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पैरामीटर्स आपने देख लिए इसके कैसे होते हैं, और हमने सीख भी लिए। पैकिंग एफिशिएंसी पूरा पहले डिराइव किया, फिर हमें समझ में आया कि बहुत ज्यादा इसमें हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा एक ही काम करेंगे। सर हाँ बच्चे, सर एचसीपी का जेड का जो लास्ट वाला पार्ट था वो एक बार बता दो, समझ नहीं आ रहा वो। एचसीपी में जेड का लास्ट वाला पार्ट, जेड निकालना नहीं समझ में आया एचसीपी में? अच्छा, नहीं वो पहले तो पार्ट आ गया जो लास्ट में 1/3 इंटू 1/2 करा वो जो 1/3 इंटू 1/2 किया, ये हार्दिक ने पूछा ना, हार्दिक, बाकी सब लोग नोट यस सर। करते रहो भाई। हार्दिक यार, ये 1/3 वाला पोर्शन तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा तेरे को कि 1/3 कैसे हुआ था ये, यस और नो? यस कि सर। नहीं?
ये 1 आ बाई गया थ्री यहाँ सर, से 1 हुआ by- था यार, ये 120 डिग्री का एंगल होता ना इसके बीच में। तो अब देख, एक बात देख, ये जो अपना बेस है ना, इसके नीचे एक यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल इसके नीचे भी है, ठीक है ना, और एक यूनिट सेल इसके ऊपर भी है यार, एक यूनिट सेल इसके ऊपर है, एक यूनिट सेल इसके नीचे है, ठीक है। तो ये जो एटम अभी 1/3 अंदर दिया था ना, ये वाला ऊपर वाले यूनिट सेल में भी आ रहा है और नीचे वाले यूनिट सेल में भी आ रहा है हार्दिक। ओके सर। तो तेरे को 1/3 के बाद 1/2 करना पड़ गया था एक और बार, और ऐसे 12 एटम्स थे, ठीक है। हाँ जी सर। भूविका क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी आपकी। यस सर, कुछ दिक्कत आ गई थी फोन में। अच्छा ठीक है, वीडियो देख लेना, अभी काफी सारा मुझे लगता है थोड़ा सा पार्ट निकल गया है तुम्हारा, ठीक है। चलो देखो भाई, ठीक है सर। सुनो मेरी बात, अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं हम लोग, आसान आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और थोड़ा सा टिपिकल की तरफ बढ़ेंगे फिर धीमे धीमे, ठीक है। पहले बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। अब आपको कुछ टॉपिक आ गए हैं, एक और चीज सुन लो, देखो वैसे तो इसके क्वेश्चन मुश्किल ही मिलेंगे। एक होता है एंड फेस सेंटर्ड, इसके बारे में बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, सिर्फ जेड देख लेना इसका कैसा आता है और इसमें एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं। अगर आपको आ जाए कभी भी एंड फेस सेंटर्ड लिखा हुआ, तो आप एक बात समझ लेना कि एटम्स कॉर्नर्स पे तो हैं ही, साथ में किसी भी दो ऑपोजिट फेस के सेंटर पे हैं, एनी टू ऑपोजिट फेस के सेंटर पे। ये एक फेस का सेंटर ये रहा, एक फेस का सेंटर ये रहा, किसी भी ऑपोजिट दो फेस के सेंटर पे होगा, बाकियों पे नहीं होगा। अगर वर्ड आ गया एंड फेस सेंटर्ड, तो मुझे जेड काव्य बताएगा। साइड वालों का कंट्रीब्यूशन, काव्य 8 इंटू 8 × 1/8 प्लस बता क्या करूं, फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2 होता है सेंटर वाला। 1/2। ऐसे कितने एटम्स हैं, दो, तो टू टोटल कितना हो गया, दो। बस जेड ही निकालना और कुछ टू निकालने हो की गया। जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। एंड फेस सेंटर्ड का ज्यादा कुछ आता नहीं है, बस गलती से किसी किसी क्वेश्चन में दिख जाएगा, तो आप ये कर देना, वैसे तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं और क्वेश्चन नंबर 1 पूछूं आप लोगों से, ठीक है। मेरे पास एक क्यूब है और एक क्रिस्टलाइन सिस्टम है मेरे पास वो क्रिस्टलाइन सिस्टम ए और बी से मिलके बनता है, ठीक है, जिसमें ए के एटम्स कॉर्नर्स पे हैं और बी के एटम्स फेस के सेंटर पे हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। मेरे पास ए और बी कोई आयंस थे, मान लो ए पे प्लस बी पे माइनस था, ठीक है, जैसे NaCl होता है, Na पे प्लस Cl पे माइनस होता है। दो आयन से मिलके कोई कंपाउंड बना था, उनमें से एक कॉर्नर्स पे था और बाकी का फेस के सेंटर्स पे था। तो आपको ये बताना है कि अगर ऐसा है तो ए बी की टर्म्स में फॉर्मूला क्या डिराइव होगा। क्या आपको ये बात समझ सर में आ गई, AB3। AB3, ठीक है, राइट। आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ए और बी को इस तरीके से लिखो, पहले ए कहाँ पे है, कॉर्नर्स पे है, ए कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, क्यूब के कॉर्नर्स पे है, ठीक है। तो क्यूब के कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8, और फेस के सेंटर वाले कितने एटम्स होते हैं, 6, कंट्रीब्यूशन एक का 1/2। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। अब आप इसको कैंसिल कर दो, ये बन गया 1, आपको ये डिनोमिनेटर नहीं रखना बिल्कुल, ये बन गया 3। तो इन टर्म्स ऑफ ए बी फॉर्मूला बन गया AB3। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन बोलो। यस सर। सर। यस सर। यस सर। राइट, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आई हो तो वो बोलो। अब लक्ष्य समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन, कि एक क्यूब में ए और बी दो तरीके के आयंस थे, ए कॉर्नर्स पे था, बी फेस के सेंटर पे था, और फिर ए बी की टर्म्स में फॉर्मूला बताना था। लक्ष्य आ रहा है समझ में, आ रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ सबको। देख लो अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लेना मुझसे। चलो अगला क्वेश्चन तुम करोगे। मेरे पास एक
सिस्टम है, ठीक है, जो बना है पी क्यू आर से मिलके। पी एटम्स मेरे पास कॉर्नर्स पे हैं और क्यू एटम्स मेरे पास फेस के सेंटर पे पड़े हुए हैं और आर मेरे पास एज के सेंटर पे पड़े हुए हैं, एज के सेंटर पे, ठीक है। पी क्यू आर से मिलके एक क्यूबिक सिस्टम बना हुआ है, एक क्यूबिक सिस्टम है जो पी क्यू आर से मिलके बना हुआ है। पी तो कॉर्नर्स पे पड़े हैं, क्यू फेस के सेंटर पे पड़े हैं और आर पड़े एज के सेंटर पे। अब सुनो, इसके बाद क्वेश्चन कहता है मेरे को, इफ 4 atoms from the corners and 2 atoms each from face center and edge center are removed, then what will be the formula in terms of PQR? करो, एक कहानी समझा देता हूं मैं थोड़ी सी, देखना भाई, एक कहानी समझा देता हूं मैं पहले आपको थोड़ी सी, कि आप मुझे ये बताओ कि आपने कंट्रीब्यूशन कॉर्नर वाले का और फेस के सेंटर वाले का तो कर रखा है, ठीक है। अब अगर आप लोगों को कंट्रीब्यूशन करना पड़ जाए इसके लिए कि एज के सेंटर, एज ये होती है बेटा पूरी, 1/4 का होता है, 12 into 1/4। ये एज होती है पूरी। अब राइट, एग्जैक्टली सही बोला, बिल्कुल ठीक है, कि एज पे अगर एटम पड़ा हो, एज पे अगर एटम पड़ा हो, बाकी लोग देखना जिन्होंने नहीं किया है अभी तक, ये क्यूब 1, ये क्यूब 2, ये क्यूब 3, ये क्यूब 4, तो क्यूब 1 में जा रहा है, क्यूब 2 में जा रहा है और क्यूब 3 में और क्यूब 4 में भी जा रहा है। समझ रहे हो? आप अपने घर की एज देख सकते हो, उस पे एटम बीच में एज्यूम कर सकते हो, तो वो आपके कमरे में और आपके सामने वाले कमरे में, ऐसे ही ऊपर वाले कमरे में और ऊपर वाले के सामने वाले कमरे में जाएगा, और किसी में नहीं जाएगा, आसे पासे किसी में नहीं जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्यूब 1 में, 2 में, 3 में और 4 में जा रहा है और कहीं नहीं जा रहा। यस और नो? एज के बीच में Yes, पड़ा sir. हुआ एटम 4 yes, क्यूब्स में शेयर होगा। तो अगर मैं आपसे सबसे पहले एज वाले का ही कंट्रीब्यूशन पूछ लूं, क्योंकि पी क्यू और आर का तो, पी और क्यू का तो आप बता दोगे, एक एटम 4 में डिवाइड हो रहा है, एक एटम 4 क्यूब में जा रहा है, और क्यूब की एजेस कितनी होती हैं? क्यूब की एजेस 12. कितनी होती है? 12 12. करवाया था ये मैंने आपको, 12, ये एक एज है तो ऐसी 12 होती हैं। तो 1/4 इंटू क्या कर दोगे? 1/4 इंटू 12 कर दोगे। तो हट भी तो गई है। क्यों तो आपको atom पता ही है, अभी तो हटाया नहीं है मैंने कुछ भी, मैंने कुछ नहीं हटाया अभी, मैंने तो पहले पूरी पूरी वाली लिखी है। 1/2 इंटू 6, ये तो बात मानते हो? 1/8 इंटू 8, ये मैंने पूरा पूरा लिखा है। अब आप मुझे बताओ, कॉर्नर से कितने एटम हटा दिए? 4 4 हटा दिए, तो रह कितने गए? पहले थे 8, 4 कॉर्नर पे 8 थे, 4 4 हटा दिए तो 4 ही रह गए। तो आप कहोगे सर अभी कंट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा बट 8 एटम into 4 होंगे। 4 यहाँ पे 1/2 into 1/2 4 इंटू 4, क्योंकि 2 4 हटा दिए फेस सेंटर से, और एज सेंटर से कितने हटाए? 2 ही उठा 10 होंगे। 2 ही हटा दिए, तो 1/4 इंटू 10 हो गया। यहाँ तक पहले बताओ किसको नहीं समझ में आया, मैं उसको दोबारा मेरा आंसर 5 आया सर, एक बार बता दो। एक बार फिर बता देते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या आपको पी का मसला समझ में आ गया था? ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये यहाँ पढ़े थे, क्वेश्चन में दिया है कि कॉर्नर से 4 हटाने हैं, फेस से 2 हटाने हैं और एज से 2 हटाने हैं, ठीक है। और अब एक नया कंट्रीब्यूशन तैयार करना है। तो जब कॉर्नर से 4 हटा दी, 8 थे पहले, 4 हटा दिए 4 रह गए, फेस से 2 हटा दिए 4 रह गए, यहाँ पे पहले 12 थे, 12 में से 2 हटा दिए तो 10 रह गए। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कंट्रीब्यूशन विल बी द सेम, यस और नो? समझ में आई कि नहीं? Yes, sir.
सर आंसर इसका PQ4R10 आ रहा है। अभी देख लेते हैं क्या आ रहा है। भाई यहाँ तक मुझे लग गया कि सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो आप एक बारी सब लोग, ठीक है। तो आप अगर कैंसिल करने बैठोगे तो ये 4 1 हो गया, ये 2 हो गया नीचे, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया 5 हो गया, ये हो गया। ये रेशो बन रही है 1/2 2 5/2। अब इन तीनों को आपको जब भी रेशो निकालते हो ना आप लोग, तो फ्रैक्शन में नहीं निकाल सकते रेशो, तो आपको नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल करना होता है बाय मल्टीप्लाइंग इट। आप अगर इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा 1, यहाँ पे बन जाएगा 4, और यहाँ पे बन 4 जाएगा 5। क्या 5 आपको ये बात समझ में आ रही है? सो आंसर बिकम्स यस सर P1 Q4 Q4 R5। R5 ये रेशियो वाला मसला समझ में आ गया सबको? पहले ये बताओ, सर एक बार वापसी बताना 2 इंटू वापसी वाला। बता देते हैं। ये जो 2 इंटू वाला पोर्शन है वो बताऊं, ठीक है। अच्छा, ये किसने पूछा था मुझसे? नाम बताओ एक बार। जागृत ने? सर अंकित। अंकित ने। अंकित सुन बेटा, सुन मेरी बात। ऐसा है कि 1/2:2:5/2 पे पहुंच गया था ना। यस सर। अब P यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता तू कि P 1/2 है, Q 2 है, और R 5/2 है। ये कोई तरीका नहीं है लिखने का, मतलब अपने पास ऑप्शन नहीं होगा ऐसा। तो तेरे को डिनोमिनेटर कैंसिल करना है। तो डिनोमिनेटर कैंसिल करने के लिए अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसके 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 हो गया, इनको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा उसके बाद? यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर आ गई। आ गई समझ में ना? तो अब ये बात यस तुमने ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट पे बढ़ जाऊं? साथ साथ नोट करते रहना, और मैं सर। छूटते ही पीडीएफ भेजूंगा यस तुमको। लास्ट क्लास वाली पीडीएफ रह गई थी मुझे लगता है, सेव भी नहीं हुई थी वो। चलो देखो, वीडियो पड़ी हुई है पर उसकी पूरी, अगर किसी को चाहिए हो तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। देखना भाई, आगे देखो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आसान सा दे रहा हूं। कैलकुलेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। नंबर ऑफ, ये स्कूलों में जरूर पूछा जाएगा, याद रख लेना। प्रेजेंट इन, ये हर स्कूल में आएगा। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड फुल स्टॉप, और गोल्ड का आपको मोलिकुलर मास दे रखा है 197, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। करो, ट्राई करो। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, if it crystallizes in FCC। अब पूरा हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। FCC क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अगर गोल्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल वाली कंडीशंस बनाता है, तो वो उसके 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स होंगे, ठीक है। आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालना है। 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई कर लो, फिर आंसर बताना।
निखिल समझ में आ रहा है? सर एवोगैड्रो बाय 197 तक तो आ गया, उसके बाद सर तो- 122.27 into 10⁻20। ये थोड़ा सा गलत है। कब है एवोगैड्रो नंबर बाय 197 तक किसका आ गया था? नाम बताना जरा। मेरा आर्यन। आर्यन का आ गया था। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सोच क्या करना। 4 से मल्टीप्लाई। 12 into 10 power 21. 12 into 10 की पावर 21 नहीं, गलत है। सर किस में गलती है? कैलकुलेशन में शायद तेरी। नहीं वैसे वैल्यू पॉइंट में या वो वाली गलत है? वैल्यू पॉइंट वाली गलत है, 10 की पावर 20 ठीक है। 10 की पावर गलत है। 1.2 आई थी ना तेरी, इंटू 10 की पावर 20। काव्य 122.27 into हाँ, नहीं नहीं 10⁻20। नहीं नहीं है, ठीक नहीं है। 7.5 into 10 7.6 power 20. into 10 की पावर 20। हाँ ठीक आ रही है बिल्कुल, 7 पॉइंट वाली वैल्यू ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 7.5 आ रहा है। 7 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7.6, 7.5, अरे हाँ सर, मैंने 7.7। डिवाइड कर दिया था मोल्स निकालने के लिए। हाँ कैलकुलेशन एरर है, मुझे लग रहा था जरा, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ कौन कौन बीच में से 2-3 बच्चों की ना आधी आधी, एक तो भूविका बीच में से चली गई थी, अभी तो बैठी है ना, एक धनंजय, Yes. इनको मैं भेज दूंगा ना बाद में क्लास फिर। और बताना कौन गया था अभी बीच में से किसी का यार दोस्त। चलो कोई बात नहीं, क्लास पूरी करते हैं, फिर मैं लास्ट में रिकॉर्डिंग स्टॉप करके देखूंगा, ठीक है। चलो देखना भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन आपको कैसे करना था, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। इस पे 5 स्टार लगा लेना, जितने स्टार लगाने लगा लो। फॉर स्कूल एग्जाम वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर आएगा। अब अच्छा चेंज होके आ सकता है कि मॉलिक्यूलर मास अलग हो जाए या वो अलग हो जाए, वो सब हो सकता है, बट क्वेश्चन सेम रहेगा। अब देखना जरा ध्यान से, आपको करना क्या है, जितनों को नहीं समझ में आया उनके लिए, आपको एक कहानी बचपन में पढ़ाई गई थी कि एक मोल के अंदर अगर आपको कोई एलिमेंट दिया है तो उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, कि अगर मैं बात करूं एक मोल गोल्ड में, एक मोल गोल्ड में कितना मॉलिक्यूलर मास होगा, तो आप कहोगे 197 ग्राम होगा, दैट इज उसका मॉलिक्यूलर मास। और एक मोल में कितने गोल्ड के एलिमेंट्स होंगे, दैट इज एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 गोल्ड के आपके पास एटम्स होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, यस और नो? ये 11th क्लास Yes. में मोल कंसेप्ट ने कहा था, Yes, एक sir. मोल किसी भी एलिमेंट का उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, और उसमें उसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहां से आपने दो चीजों के बीच में रिलेशन निकाल लिया। आपने कहा कि अगर 197 ग्राम गोल्ड में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 गोल्ड के एटम्स हैं, तो भैया 1 ग्राम गोल्ड में कितने होंगे। 1 ग्राम गोल्ड का निकालने के लिए हमेशा करते हैं हम लोग डिवाइड। अगर अगर 5 लोगों के पास 20 रुपए थे और एक इंसान के पास निकालने हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते? तो एक का निकालने के लिए करते हैं हम लोग डिवाइड, तो डिवाइड कर दिया 197 से। और ये क्या आ रहे हैं अभी, ये आ रहे हैं एटम्स ऑफ गोल्ड। क्या आपने टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए? किसी को डाउट तो नहीं है गोल्ड के एटम्स सर निकालने में? निकाला तो मैंने भी, ऐसी है सर, गलत कैसे आ रहा है? हाँ गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि ये कौन सा सेल बना रहा है, ये एफसीसी वाला बना रहा है, एफसीसी लैटिस बना रहा है, ठीक है। तो एफसीसी का मतलब क्या होता है, एटम्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं, एक तो Z equals to 4। कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और फेस के सेंटर पे प्रेजेंट है, राइट। ये फेस के हर एक सेंटर पे प्रेजेंट है। तो इसका कंट्रीब्यूशन था 8 इंटू 1/8 और 1/2 इंटू 6, तो इसका Z था 4, ठीक है। तो आप बोलो कि 4 एटम्स ऑफ गोल्ड से एक यूनिट सेल बनता है, एक यूनिट सेल बनता है 4 एटम से। तो आपको निकालने यूनिट सेल, जब भी जो चीज निकालनी हो, एंड इफ यू आर अप्लाइंग यूनिटरी मेथड,
की रिलेशन निकाल के कर रहे हो तो जो चीज निकालनी है उसको राइट साइड पे रख देना। जैसे मैंने यूनिट सेल को राइट साइड पे रख दिया। एक एटम से कितने बनेंगे, एक एटम ऑफ गोल्ड से कितने यूनिट सेल बनेंगे, 1/4 यूनिट सेल बनेगा। और टोटल एटम्स आपके पास कितने हैं, आपके पास इतने टोटल एटम्स हैं, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 197 एटम्स ऑफ गोल्ड से कितने यूनिट सेल बनेंगे। आप कहोगे इस पूरी टर्म को आप कर दो चुपचाप मल्टीप्लाई 1/4 से एंड दिस बिकम्स 7.64 इंटू 10 की पावर 20। एग्जैक्ट बना है ये, बट आपको तो 7.5 भी निकाला आपने तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। क्या आपको ये बात समझ में आ रही? यस और नो? यस सर। यस। ये क्वेश्चन पे 5 स्टार लगा लो, ये आएगा ही आएगा आपके स्कूल के पेपर में, ठीक है, ये आएगा ही आएगा। गॉट इट? समझ में आ रही है? यस अब सर। मैं आपको दे रहा हूँ कुछ होमवर्क, और होमवर्क में मैं पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ एक बार, और कोई जाएगा नहीं अभी। मैं पहले होमवर्क दूंगा तुम लोगों को। आज से तुम्हें होमवर्क मिलेगा भाई भर भर के। एक हफ्ता मौज हो गई, एक हफ्ता कोई होमवर्क नहीं मिला था आपको, ठीक है, बट आज से ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब हम काफी सारा पढ़ चुके हैं, राइट। मेरे को रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी थी और मैंने ये क्या स्टॉप कर दिया।